दोस्तों, मधुर आवाज़ चैनल में आपका स्वागत है। हमारी आज की कहानी है भाई बहन का अटूट बंधन। सड़क पर भारी ट्रैफिक के बीच माही जल्दी जल्दी रोड क्रॉस करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन एक के बाद एक गाड़ियां आती जा रही थीं। मन ही मन वो बड़बड़ाने लगी, हे भगवान, आप तो मेरे बारे में सब जानते हो। मैं और मेरी माँ किन हालातों से गुजर रहे हैं, फिर भी आपको मुझ पर दया नहीं आती। कम से कम आज का दिन इंटरव्यू तो क्लियर करवा देना प्लीज़। दिमाग में यही विचार चल रहे थे कि उसी समय उसके पास से तेज गति में आ रही एक गाड़ी गुजरी और कीचड़ की छींटें उछलकर उसके कपड़ों पर गिर गई। अब यही होना बाकी रह गया था। सड़क के बीचों बीच खड़ी माही जोर से चिल्लाई, लेकिन शायद इतना भी अभी काफी नहीं था। अचानक एक बड़ी सी गाड़ी आई और माही उस गाड़ी से टकरा गई। चोट तो उसे नहीं लगी, परंतु गाड़ी से टकराने के कारण वह कीचड़ भरी सड़क पर गिर गई। माही के गुस्से का कोई ठिकाना नहीं था। उसी समय कार के मालिक गाड़ी में से निकलकर बाहर आए और माही को उठाने में मदद करने लगे और फिर बोले, आई एम सॉरी बेटी, तुम्हें लगी तो नहीं। माही, जिसके कपड़े कीचड़ के कारण पूरी तरह खराब हो चुके थे, गुस्से से भड़कते हुए बोली, अच्छा, पहले तो आप जैसे अमीर लोग सड़क पर तेज गति में गाड़ी दौड़ाते हैं और फिर अगर राह चलते किसी को ठोकर लग जाए तो सहानुभूति दिखाने का नाटक करने लगते हैं। अगर अभी कुछ हो जाता तो क्या करते आप? मेरा मुंह बंद करने के लिए मुझे कुछ पैसे ऑफर देते। नहीं चाहिए मुझे आपके पैसे। बोलते हुए माही सड़क के पर गिरी हुई सर्टिफिकेट उठाने लगी। मैं बेहद शर्मिंदा हूँ बेटी, तुम्हारा ज्यादा नुकसान तो नहीं हुआ। अंकल, अब आपके शर्मिंदा होने से मुझे नौकरी तो मिल नहीं जाएगी। केवल आपके कारण मैं इंटरव्यू नहीं देने जा सकी। इतना कहकर जैसे ही माही आगे बढ़ने लगी, तभी वह व्यक्ति बोले, मगर मेरा बात तो सुनो बेटी, कहिए क्या कहना चाहते हैं। माही ने बड़ी बेरुखी से कहा तो वह व्यक्ति बोले, मेरा नाम गोपाल वर्मा है। यह मेरा विजिटिंग कार्ड है। हमारी कंपनी मेहनती एम्प्लॉयज़ की तलाश में है। यदि आना चाहो तो आ सकती हो। माही ने मुंह बनाते हुए कार्ड लिया और चुपचाप वहां से चली गई। घर पहुंचकर जैसे ही माही ने दरवाजे की घंटी बजाई तो उसकी माँ रंजना जी ने दरवाज़ा खोला। अरे माही, यह क्या, तेरे कपड़े तो कीचड़ से सने हैं। तू ठीक तो है? और इतनी जल्दी वापस कैसे आ गई? तुझे तो इंटरव्यू के लिए जाना था ना। क्या बताऊँ माँ, सब गड़बड़ हो गया। अपना पर्स और सर्टिफिकेट्स अपनी माँ के हाथ में थमाते हुए माही बोली, आप तो जानते हैं सड़कों पर कितना ट्रैफिक है। ऊपर से बारिश के कारण सड़कों के गड्ढे भी कीचड़ से भर चुके हैं। मैं कंपनी में जाने के लिए रोड क्रॉस कर रही थी कि अचानक तेज रफ्तार से जाती एक गाड़ी ने मुझ पर कीचड़ उछाल दिया और तभी पीछे से एक और गाड़ी आई और टक्कर खाकर मैं सड़क पर गिर गई। वह तो अच्छा हुआ कि टक्कर ज्यादा जोर से नहीं लगी, वरना आज तो आपकी बेटी। कहते कहते माही चुप हो गई, लेकिन रंजना जी परेशान होते हुए बोली, कहीं लगी तो नहीं ना बेटी? अरे नहीं माँ, परेशान होने जैसी कोई बात नहीं है। अंकल ने गाड़ी को बिल्कुल टाइम पर ब्रेक लगा दिया था। मुझे चोट तो नहीं आई, लेकिन नौकरी जिसकी मुझे सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी वह मुझे आज भी नहीं मिल पाई। लेकिन बेटी, आखिर था कौन वो? उस आदमी के खिलाफ पुलिस में कंप्लेन तो करवानी चाहिए थी, अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो। नहीं माँ, गलती पूरी तरह उनकी भी नहीं थी। वह तो मैं पहले ही कपड़ों पर कीचड़ के गिरने के कारण सड़क के बीचों बीच खड़ी हो गई थी। वह अंकल तो बहुत अच्छे स्वभाव के लग रहे थे। उन्होंने मुझसे माफ़ी मांगी, बस गुस्से में मैं ही उन पर चिल्लाती जा रही थी। किसी कंपनी के मालिक हैं। जाते जाते वह अपना विजिटिंग कार्ड भी दे गए हैं, पर्स में रखा है। ऐसा कहकर माही ने अलमारी में से अपने कपड़े निकाले और बाथरूम में नहाने के लिए चली गई। इधर मिस्टर गोपाल वर्मा गाड़ी से अपने घर जाते हुए माही के बारे में ही सोच रहे थे। जब वे घर पहुंचे तो उनकी पत्नी घर के गार्डन में पौधों को पानी दे रही थी। उन्हें देखते ही मिस्टर वर्मा बोले, क्या बात है मैडम, इस साड़ी में तो आप बेहद खूबसूरत लग रही हैं।
नई खरीदी है क्या? तभी मिसेज गीता वर्मा उनकी ओर देखते हुए नाराजगी भरे स्वर में बोली, मुझे छेड़ने का कोई मौका नहीं, कोई न कोई बहाना खोज ही लेते हैं आप। यह साड़ी 5 साल पुरानी है। आपने ही मुझे करवा चौथ पर गिफ्ट की थी। न जाने ध्यान कहाँ रहता है आपका। अच्छा, आपसे एक ज़रूरी बात करनी थी, हमारे बेटे सुमित के रिश्ते के बारे में। हाँ कहो गीता, क्या कोई लड़की है तुम्हारे नज़र में? तो गीता जी ने कहा, लड़कियां तो बहुत हैं, पर न जाने क्यों आपका बेटा सुमित शादी के नाम पर ही चिढ़ने लगता है। सुमित के मामा जी का फोन आया था, बता रहे थे कि उनकी नज़र में एक लड़की है, उनके पड़ोस का ही रहने वाली है, बड़ा ही अच्छा परिवार है। यह बात सुनकर गोपाल जी थोड़े उत्साहित होते हुए बोले, तो फिर देर किस बात की? आज शाम को जब सुमित ऑफिस से घर आएगा तो हम सब लोग एक बार साले साहब के घर चलते हैं। लड़का लड़की एक बार मिलेंगे, क्या पता सुमित को यह लड़की पसंद आ जाए। बात तो ठीक कही आपने, मैं अभी भैया को फ़ोन करके बता देती हूँ। शाम को जाने का प्रोग्राम फिक्स हो गया। फिर गीता जी ने अपने बेटे सुमित को फ़ोन किया और बोली, बेटा आज शाम को जल्दी आ जाना। क्यों माँ, आज कहीं जाने का प्रोग्राम है क्या? हाँ बेटा, तुझे एक लड़की से मिलवाना है। यह बात सुनते ही सुमित चिढ़ गया और बोला, माँ आपको मैंने कितनी बार कहा है कि मुझे कोई शादी वादी नहीं करनी। अरे बेटा, एक बार मेरी बात तो सुनो। नहीं माँ, मैंने जो कह दिया सो कह दिया। इतना कहकर उसने फ़ोन रख दिया। जब गीता जी ने यह बात अपने पति गोपाल जी को बताई तो वो बोले, गीता आज शाम को जब वो घर लौटेगा तो उससे इस विषय पर बात करते हैं। क्या पता वह किसी लड़की को पसंद करता हो। हाँ हो भी सकता है। रात को जब सुमित घर वापस आएगा तो मैं उसे इस बारे में बात करूंगी। गीता जी ने कहा। जब रात हुई तो गोपाल वर्मा तो अपने निर्धारित समय पर खाना खाकर सोने चले गए, लेकिन उनकी जब मेड कमला गीता जी के लिए खाना लेकर आई तो उन्होंने खाना नहीं खाया और कहा कि आज बेटे के साथ ही खाना खाऊंगी। वह सोच रही थी कि बहाने से उससे बात भी हो जाएगी, लेकिन इंतज़ार करते करते काफ़ी देर हो गई। रात के 11 बज गए। तब सुमित ऑफिस से घर लौटा। उस समय गीता जी कुर्सी पर बैठी बैठी ही ऊँघ रही थी। अरे माँ, आप अभी तक बैठी हैं, आपने आज फिर खाना नहीं खाया। कमला, तुम्हें कितनी बार कहा है माँ को ज़्यादा देर तक भूखा मत रहने दिया करो। वह ब्लड शुगर और कोलेस्ट्रॉल की मरीज़ हैं। अरे नहीं बेटा, मैंने उसे मना किया था। आज मेरा तुम्हारे साथ खाने को दिल कर रहा था। उसी समय कमला भी बोली, हाँ भैया, आज मैडम ने अपने हाथों से आपके लिए सब्जी बनाई है। यह सुनकर सुमित खुशी से उछल पड़ा और बोला, फिर तो मैं एक चपाती ज़्यादा खाऊंगा। रात काफ़ी हो चुकी थी, इसलिए गीता वर्मा ने अपने बेटे से कुछ ना कहना ही उचित समझा। सुमित वक्त का बहुत पाबंद था। हर रोज सुबह नियत समय पर सैर करने जाता था। आज सुबह जब वह सैर करके लौटा तो देखा उसकी माँ अभी कमरे से बाहर नहीं आई थी, तो वही माँ से मिलने के लिए उनके कमरे में चला गया। देखा तो उसकी माँ उठ चुकी थी और किसी सोच विचार में गुम थी। क्या सोच रही हो माँ? ऐसा क्या देख लिया मोबाइल में? तभी गीता वर्मा बोली, तेरे बारे में ही सोच रही थी बेटा। ये कुछ लड़कियों की तस्वीरें हैं, ज़रा देखकर बताओ कि तुम्हें कौन सी लड़की पसंद है। अरे माँ, आप सुबह सुबह ही शुरू हो गई। जल्दी से तैयार हो जाइए और सबसे पहले खाना खा लीजिए। अपनी सेहत के बारे में आप बिल्कुल नहीं सोचती, लेकिन बेटा मेरी बात को टालने की कोशिश मत करो। जिंदगी में कामकाज के अतिरिक्त भी बहुत कुछ है। एक उम्र आने के बाद शादी तो करनी ही पड़ती है। यह देख, तेरे मामा जी ने एक से एक खूबसूरत और अच्छे परिवार की लड़कियों को तस्वीर भेजे हैं। मोबाइल पर उंगलियां चलाते हुए गीता जी बोलती जा रही थी और जैसे ही मोबाइल से नजर हटी और सामने देखा तो सुमित वहां से उठकर जा चुका था।
न जाने इस लड़के को शादी के नाम से इतनी नफरत क्यों है। आज फिर मुझे चकमा देकर निकल गया। उधर माही आज फिर से इंटरव्यू देने जाने के लिए तैयार हो रही थी। तभी उसकी माँ रंजना जी उसके लिए दही शक्कर लेकर आई और चम्मच से उसे खिलाने लगी। दही शक्कर खाते हुए माही बोली, अरे माँ, अगर यह दही शक्कर नौकरी दिला पाती तो इस दुनिया का कोई व्यक्ति बेरोजगार न होता। कहते कहते ही माही अपना पर्स और सर्टिफिकेट्स की फाइल उठाकर जल्दी से इंटरव्यू देने के लिए निकल गई। और दोपहर को जब घर लौटी तो उसके चेहरे पर निराशा के भाव थे। उसे देखते हुए रंजना जी बोली, कोई बात नहीं बेटी, निराश मत हो, जरूर कोई अच्छी नौकरी तेरा इंतजार कर रही होगी। लेकिन माँ, मुझे गुस्सा आता है जब कोई कम योग्यता का व्यक्ति सिफारिश के बल पर नौकरी ले जाता है। माँ, अगर इस महीने नौकरी नहीं मिली तो घर खर्च चलाना मुश्किल हो जाएगा। काश तेरे पापा हमारे साथ होते तो तुझे नौकरी के लिए यूं दर दर ना भटकना पड़ता। आंखों में आंसू लिए रंजना जी ने कहा, कोई बात नहीं माँ, मेरी नज़र में एक और कंपनी है, वर्मा इंडस्ट्रीज। एक बार वहां जाकर देखती हूँ, शायद वही बात बन जाए। कहते हुए जैसे ही माही अपने पर्स में से सामान निकाल कर रखने लगी, उसी समय उसकी नज़र उस विजिटिंग कार्ड पर पड़ गई और देखते ही वह हैरान रह गई और खुशी से चिल्लाते हुए बोली, अरे बाप रे, ये तो कमाल ही हो गया, मुझे यकीन नहीं हो रहा। अरे अरे, चिल्ला तो ऐसा रही है जैसे कोई खजाना मिल गया हो। अब बताएगी भी क्या हुआ है। अरे माँ, ऐसा ही कुछ समझिए। जिनकी गाड़ी से उस दिन मेरा एक्सीडेंट हुआ था वह वर्मा इंडस्ट्रीज के मालिक मिस्टर गोपाल वर्मा हैं। वर्मा इंडस्ट्रीज वही कंपनी है जहां मैं इंटरव्यू देने जाने के लिए सोच रही थी। मैं भी कितनी पागल हूँ, यहाँ वहाँ दर दर भटक रही थी और उन्होंने तो मुझे सामने से जॉब का ऑफर दिया था। तभी रंजना जी हैरान होते हुए बोली, अरे बेटी, यह तो बहुत अच्छी बात है। अगर उन्होंने ऐसा कहा है तो वह एक बहुत अच्छे इंसान हैं, तुम्हें वहाँ ज़रूर जाना चाहिए। कहते कहते रंजना जी किसी सोच विचार में पड़ गईं। अगले दिन माही तैयार होकर वर्मा इंडस्ट्रीज जाने के लिए तैयारी करने लगी। उसने एक खूबसूरत सा सलवार सूट पहना और हल्का सा मेकअप करके खुद को एक बार आईने में निहारा। तभी रंजना जी टेबल पर उसका नाश्ता लगाकर कमरे में आई और बोली, अच्छी लग रही है बेटी, अब नाश्ता कर लो, कहीं देर ना हो जाए। और हाँ, ईश्वर का आशीर्वाद लेना बिल्कुल मत भूलना। तो माही भगवान को माथा टेककर अपनी माँ के पास आई और बोली, माँ, भगवान के साथ साथ मुझे आपके आशीर्वाद की भी ज़रूरत है। तो रंजना जी उसके सिर पर हाथ रखते हुए बोली, अरे बेटा, मेरा आशीर्वाद तो हमेशा तेरे साथ है, तू बस अपना ख्याल रखना। माही के जाने के बाद रंजना जी एक गहरी सांस लेते हुए फिर से किसी सोच विचार में पड़ गई। करीब 1 घंटे का सफ़र तय करने के बाद जब माही वर्मा इंडस्ट्रीज पहुंची तो उनके ऑफिस को देखकर वह हैरान रह गई। इतनी बड़ी कंपनी में उसे नौकरी मिलेगी या नहीं, यह सोचते हुए माही गेट से अंदर की ओर आई। तभी गार्ड ने उसका नाम, पता और आने का कारण एक रजिस्टर में लिखने को कहा। यह सारी फॉर्मेलिटी पूरी करके जब अंदर गई तो ऑफिस का माहौल देखकर दंग रह गई। वह देखकर हैरान रहते कि ऑफिस के सभी एम्प्लॉयज़ पूरी चुस्ती के साथ काम कर रहे थे। थोड़ा सा हिचकिचाते हुए उसने रिसेप्शन से पूछा, एक्सक्यूज़ मी, क्या आप बता सकते हैं कि मिस्टर वर्मा का केबिन कहाँ है? तो वह कर्मचारी बोला, जी बिल्कुल। क्या आपने उनका अपॉइंटमेंट लिया है? तो माही बोली, नहीं तो, लेकिन उन्होंने अपना विजिटिंग कार्ड देते हुए मुझे यहाँ आने को कहा था। अच्छा ठीक है, कहते हुए उसने मिस्टर वर्मा के केबिन का रास्ता बता दिया। लेकिन चलते चलते ही माही भूल गई कि किस तरफ जाना है और वो राइट की बजाय लेफ्ट मुड़ गई जहाँ सुमित वर्मा का केबिन था। वहाँ जाकर पूछा,
तो एक कर्मचारी ने बताया कि मिस्टर वर्मा तो अभी अभी निकले हैं, आप कल आकर मिल लीजिएगा। तो माही ने कहा, देखिए सर, मैं बहुत दूर से आई हूँ, अगर हो सके तो आज मुझे उनसे मिलवा दीजिए। मैडम, यदि आप उनसे मिलना चाहते हैं तो आपको कम से कम 4-5 घंटे इंतज़ार करना पड़ेगा। जी, मैं इंतज़ार कर लूँगी, कहकर माही केबिन के बाहर रखी चेयर पर बैठकर इंतज़ार करने लगी। करीब 4 घंटे बीत गए थे। थकावट के कारण कुछ देर के लिए माही की आंख लग गई। इसी बीच सुमित वर्मा अपने केबिन में जाने लगा तो उसने देखा कि एक लड़की चेयर पर बैठे बैठे सो रही है। अचानक उसके पास जाकर बोला, देखिए मैडम, यह आपका घर नहीं है जो यहाँ बैठकर आराम करने लगी। अपने सामने खड़े युवक को इस तरह बोलते देख माही भी गुस्से में आ गई और बोली, सुनिए मिस्टर, मुझे नहीं मालूम कि आप कौन हैं, लेकिन आप इस तरह मुझसे बात नहीं कर सकते। मुझे कोई आराम फरमाने का शौक नहीं है। मैं बहुत दूर से आई थी, इसलिए थक चुकी थी और लगभग 4 घंटे से मैं मिस्टर गोपाल वर्मा का इंतज़ार कर रही थी, जिस कारण मेरी आंख लग गई, और अगर कोई और भी मेरी जगह होता तो वह भी शायद ऐसा ही करता। जी नहीं, सभी लोग एक जैसे नहीं होते। इतना कहकर सुमित वर्मा अपने केबिन में चला गया। कुछ देर बाद माही को मिस्टर वर्मा के केबिन में जाने को कहा गया, लेकिन जैसे ही माही केबिन में गई तो सामने कुर्सी पर वही युवक बैठा था जो थोड़ी देर पहले उसे इतनी खरी खोटी सुना कर गया था। उसे देखकर माही सोच में पड़ गई, क्या यह वही मिस्टर वर्मा है जिनसे वह मिली थी? कहीं वह गलत जगह तो नहीं आ गई? तभी सुमित वर्मा ने कहा, जी कहिए, क्या कहना चाहती हैं आप? तो माही ने वही विजिटिंग कार्ड दिखाते हुए कहा, यह कार्ड मुझे मिस्टर वर्मा ने दिया था और यहाँ आने को कहा था। मुझे भी नौकरी की तलाश थी, इसलिए यहाँ चली आई। माही की बात सुनकर सुमित वर्मा अचानक हंसने लगा और बोला, अगर आपको लगता है कि यहाँ पर ऐसे ही किसी को नौकरी मिल जाती है तो यह आपकी बहुत बड़ी गलतफहमी है। आप मुझे अपना रिज्यूम दे दीजिए, अगर आपकी ज़रूरत होगी तो आपके पास फ़ोन आ जाएगा। और वैसे आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि मिस्टर गोपाल वर्मा, जिनका तुम 4 घंटे से इंतज़ार कर रही थी, उनका केबिन ये नहीं है। अब तक वह अपने केबिन में ही बैठे थे। खैर, अब तो वो जा चुके हैं। यह सुनकर माही स्तब्ध रह गई और सामने कुर्सी पर बैठे युवक का व्यवहार देखकर वो कुछ असहज सी हो गई। उसका आत्मविश्वास कहीं गुम सा हो गया था। उसने कांपते हाथों से अपनी फाइल में से रिज्यूम निकालकर उसके सामने टेबल पर रख दिया और जैसे ही उठकर जाने लगी तो सुमित वर्मा ने रिज्यूम में देखते हुए कहा, काफ़ी दूर से आई हैं, पहुँचते पहुँचते अंधेरा हो जाएगा और आजकल माहौल भी ठीक नहीं है, इसलिए मैं ऑफिस की गाड़ी से आपके जाने का इंतज़ाम करवा देता हूँ। थोड़ी ही देर में एक कर्मचारी अंदर आया और बोला, सर गाड़ी आ गई है। रात के करीब 8 बजे माही अपने घर पहुंची। देखा तो उसकी माँ बालकनी में ही खड़ी थी और लगातार गेट की ओर निहार रही थी। माही को देखकर उनकी जान में जान आ गई। क्या हुआ माँ, इतनी परेशान क्यों हो? अरे बेटा, मुझे तेरी चिंता सता रही थी, ऊपर से तेरा फ़ोन भी नहीं लग रहा था और तू तो जानती है कि तेरे पापा के जाने के बाद कहते कहते रंजना जी रुआंसी हो गई। अरे माँ, मैं पढ़ी लिखी हूँ, समझदार हूँ, छोटी थोड़ी ना हूँ, कहते हुए माही अपनी माँ के आंसू साफ करने लगी। अच्छा, जल्दी से फ्रेश होकर आजा, खाना तैयार है। खाना खाते हुए रंजना जी ने बेटी से पूछा, अच्छा यह तो बता, सब कैसा रहा? ठीक ही था। वहाँ मिस्टर वर्मा से बात हुई या नहीं? पता नहीं माँ, मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ, इसलिए सोने जा रही हूँ, कहते हुए माही ने अपने कमरे में चली गई। रंजना जी समझ नहीं पा रही थी कि आखिर हुआ क्या है।
उधर अपने बिस्तर पर लेटी हुई माही समझने की कोशिश कर रही थी कि आखिर यह सुमित वर्मा है किस तरह के इंसान। पहले तो मेरे साथ इतना बुरा व्यवहार किया और उसके बाद मेरा ध्यान रखते हुए ऑफिस की गाड़ी से मुझे घर वापस ड्रॉप करवाया। इधर घर पहुंचने के बाद सुमित वर्मा भी माही के बारे में सोच रहा था। सोचते सोचते उसके चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। उसी समय मिस्टर गोपाल वर्मा उसके कमरे में आए और बोले, अरे वाह, आज तो हमारे बेटे के चेहरे पर मुस्कुराहट है। क्या बात है? अरे कुछ नहीं पापा, आज ऑफिस में एक लड़की आई थी, अपना विजिटिंग कार्ड दिखा रही थी, कह रही थी कि आपने उसे ऑफिस आने को कहा था। तो गोपाल वर्मा सोच में पड़ गए कि ऐसी कौन सी लड़की आई होगी जिसे मैंने विजिटिंग कार्ड दिया था। वह दिखने में कैसी थी बेटा? गोपाल जी ने पूछा तो सुमित बोला, आम लड़कियों की तरह। उसने सलवार सूट पहना हुआ था। अच्छा, अब याद आया, उसे दिन मैंने बताया था ना, मेरी कार के सामने एक लड़की आ गई थी और बाल बाल बची थी। मेरे ख्याल से यह वही लड़की है, लेकिन बहुत भली लड़की थी और खुददार भी। कहीं इंटरव्यू देने जा रही थी, तब उसे मेरी कार से टक्कर लग गई थी और वह कीचड़ में गिर गई थी। उसकी जगह कोई और होती तो मुझसे पैसे ऐंठने के लिए एफआईआर करवाने की धमकी दे सकती थी, लेकिन उसने ऐसा कुछ नहीं किया। अच्छा, तो तुमने क्या कहा? बड़ी उम्मीद लेकर आई होगी वह, गोपाल जी ने पूछा तो सुमित ने कहा, अरे पापा, वह लड़की तो मुझे बड़ी बेवकूफ़ लगी। पूरे 4 घंटे मेरे केबिन के बाहर बैठकर आपका इंतज़ार किया उसने। एक बार फिर उसने किसी से पूछा तक नहीं कि वह केबिन किसका है। और उसके बाद जब अंदर आई तो मुझसे बात करते हुए भी उसकी आवाज़ और हाथ काँप रहे थे। नहीं बेटा, वह लड़की बेवकूफ़ नहीं है। हाँ, कभी कभी हालात ज़रूर एक इंसान को बेवकूफ़ बना देते हैं। यह सुनकर सुमित सोच में पड़ गया। अगले दिन जब वह ऑफिस पहुंचा तो उसके कानों में अभी तक अपने पिता द्वारा कहे शब्द गूंज रहे थे कि कभी कभी परिस्थितियां ऐसी हो जाती हैं कि एक इंसान को बेवकूफ़ बना ही देती हैं। हो सकता है कि पापा की बात सही हो, उसे एक और मौका ज़रूर देना चाहिए। सोचते हुए सुमित ने उसका रिज्यूम निकाला और अपनी सेक्रेटरी को बुलाया। उसे माही का रिज्यूम देखकर कहा कि इसमें दिए गए नंबर पर फ़ोन करो और इस लड़की को कल आने को कहो। इधर जैसे ही माही के पास फ़ोन आया कि उसे अगले दिन ऑफिस बुलाया गया है, तो माही को अपने कानों पर यकीन नहीं हुआ। उसकी खुशी का तो ठिकाना ही न रहा। उत्साहित होते हुए रसोई घर में खाना बनाती अपनी माँ के पास दौड़ती हुई गई और बोली, माँ के गले लगकर गई, माँ एक बहुत बड़ी खुशखबरी है, आप यकीन नहीं करेंगे, अभी मेरे पास किसका फ़ोन आया है। अरे बेटी, अब पहेलियाँ मत बुझाओ, बता भी दो किसका फ़ोन आया था। अरे माँ, मुझे कल वर्मा इंडस्ट्रीज़ में बुलाया गया है इंटरव्यू के लिए। सच? यह तो बड़ी खुशी की बात है। रंजना जी की आंखों में एक चमक सी आ गई और फिर बोली, अच्छा बेटी, कल क्या पहनकर जाना है? वह अभी से निकाल कर रख दे, नहीं तो हमेशा पूरे समय पर तू अपनी ड्रेस को लेकर कंफ्यूज हो जाती है। और आज समय से सो जाना। इंटरव्यू की चिंता में अगली सुबह माही की नींद जल्दी खुल गई और फिर वही हुआ जो हमेशा से होता आया है। अपनी ड्रेस को लेकर उसे फिर से कंफ्यूजन हो गया। फिर उसने एक खूबसूरत से टॉप के साथ जीन्स निकाली और एक ऑफिस गर्ल की तरह तैयार हो गई। तभी उसकी माँ रंजना जी कमरे में आई और बोली, आज तो तुम बहुत प्यारी लग रही हो। पता है बिटिया, तेरे पापा का ही सपना था कि उनकी बेटी एक दिन अपने पैरों पर खड़ी हो जाए। आज अगर वह होते तो बहुत खुश होते। और फिर बोली, मैं भी ना क्या बातें लेकर बैठ गई। अब जल्दी कर, कहीं तुझे देर ना हो जाए। आज जब माही ऑफिस पहुंची तो उसे किसी से कुछ पूछना नहीं पड़ा। वह सीधे मिस्टर सुमित वर्मा के केबिन तक पहुंच गई और बाहर बैठकर इंतजार करने लगी। थोड़ी ही देर में उसे अंदर बुला लिया गया। सामने देखा तो सुमित वर्मा के साथ वहां पर 4 लोग और बैठे थे।
जिनमें से एक मिस्टर गोपाल वर्मा भी थे। माही ने सर झुकाकर सभी का अभिवादन किया। सबने बारी बारी से अपने सवाल पूछे और माही ने बड़े आत्मविश्वास के साथ उनके सभी सवालों का जवाब दिया। फिर गोपाल जी ने उसे बाहर इंतजार करने को कहा। थोड़ी देर के बाद मिस्टर गोपाल वर्मा बाहर आए। तभी माही ने उठकर उनके चरण स्पर्श किए तो उसे आशीर्वाद देते हुए गोपाल जी बोले, बेटी, तुम्हें जल्दी ही फोन करके जानकारी दे दी जाएगी और मुझे विश्वास है कि जब तुम हमारी कंपनी ज्वाइन करोगी तो उसे बहुत ऊंचाई पर ले जाओगी। शुक्रिया कहकर जैसे ही माही बाहर निकलने लगी तो गोपाल जी ने ड्राइवर को बुलाया और माही को उसके घर छोड़ने के लिए कहा। इधर मिस्टर सुमित वर्मा आज उसके आत्मविश्वास से बहुत प्रभावित हो चुके थे। ना चाहते हुए भी वे बार बार माही के बारे में ही सोच रहे थे। फिर खुद से ही बोल उठे, आखिर मैं माही को इतना पसंद क्यों करने लगा हूँ। लेकिन अगले ही पल मन ही मन बोले, नहीं, अब मेरी जिंदगी में किसी लड़की के लिए कोई जगह नहीं है। एक बार प्यार में धोखा खाने के बाद मैं फिर से इस मुसीबत में नहीं पड़ सकता। दरअसल करीब 3 वर्ष पहले सुमित को एक खूबसूरत लड़की से प्यार हो गया था। धीरे धीरे बात यहाँ तक पहुँच गई कि दोनों ने साथ जीने मरने की कस्में भी खा ली। सुमित ने सोच लिया था कि वह शादी करेगा तो सिर्फ उसी लड़की से। लेकिन एक दिन सुमित के गहरे मित्र ने उसे जो कुछ बताया, सुमित के पैरों तले जमीन खिसक गई। और जब उसने सब कुछ पता करवाया तो मालूम पड़ा कि वह लड़की तो पहले से ही शादीशुदा थी और केवल दौलत के लिए उससे प्यार का ढोंग कर रही थी। उस दिन के बाद से उसका प्यार से विश्वास उठ गया और उसने कसम खा ली कि अब उसकी जिंदगी में कोई दूसरी लड़की नहीं आएगी, उसकी भावनाओं के साथ खेल सके। परंतु आज न जाने क्यों उसे फिर से प्यार का एहसास होने लगा था। अगले सुबह जब सुमित वर्मा सुबह के सैर करके घर वापस लौटे तो मिस्टर गोपाल वर्मा उनका इंतजार कर रहे थे। उन्हें देखकर बोले, तो बेटा क्या सोचा है तुमने? किस बारे में पापा? अरे बेटा, तुम्हारी पर्सनल सेक्रेटरी के लिए कल जो इंटरव्यू लिया था, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। अपनी जिंदगी के पिछले अनुभवों को देखते हुए सुमित माही से दूर ही रहना चाहता था, इसलिए बोला, मुझे तो लगता है पहले वाली पर्सनल सेक्रेटरी ही ठीक है। लेकिन बेटा, मुझे तो माही इस पोस्ट के लिए बहुत सही लग रही है और यह मैं उसकी क्वालिफिकेशन के बल पर नहीं बल्कि इसलिए कह रहा हूँ कि वह लड़की बाकी लोगों से बहुत अलग है और बाकी लोगों से कहीं ज़्यादा प्रतिभाशाली भी। ठीक है पापा, मैं बाकी सभी से कुछ पूछकर आपको बताता हूँ। ऑफिस पहुंचकर जब सुमित ने सब लोगों की राय जाननी चाही तो सभी ने माही का नाम ही लिया। अब सुमित के पास उसे सेलेक्ट करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचा, इसलिए उसने अपने पिता को फोन करके अपना फैसला बता दिया। सुबह के करीब 10:30 बज रहे थे जब माही का मोबाइल बज उठा, लेकिन वो अभी तक सो रही थी। रात भर ऑफिस के बारे में जो सोचती रही थी। बेटा, तेरे मोबाइल की बेल बज रही है और तू है कि निश्चिंत होकर आराम से सो रही है? रंजना जी ने कहा, लेकिन माही तो गहरी नींद में थी, तो आखिरकार रंजना जी को ही फोन उठाना पड़ा। लेकिन जैसे ही फोन उठाया तो दूसरी ओर से मिस्टर गोपाल वर्मा की आवाज़ आई। हेलो, मैं वर्मा इंडस्ट्रीज से बोल रहा हूँ, गोपाल वर्मा। जी नमस्ते सर, मैं माही की माँ बोल रही हूँ। नमस्ते, क्या मैं माही से बात कर सकता हूँ? जी, मैं अभी बुलाती हूँ, कहते हुए रंजना जी फिर से कमरे में आई और माही के मुंह पर पानी की कुछ छींटें डाली तो माही उसी समय नींद से जाग गई। मिस्टर वर्मा का फोन है, रंजना जी ने धीरे से कहा तो माही ने अपनी माँ के हाथ से फोन लेते हुए कहा, हेलो, गुड मॉर्निंग सर, मैं माही बोल रही हूँ। गुड मॉर्निंग बेटा, तुम्हें यह बताने के लिए फ़ोन किया था कि कल से ही तुम हमारी कंपनी ज्वाइन कर सकती हो। थैंक यू सो मच सर, मैं कल समय पर पहुंच जाऊंगी।
इतना कहकर माही ने फोन रख दिया। इधर मिस्टर गोपाल वर्मा से बात करने के बाद रंजना जी कुछ परेशान सी हो गई, क्योंकि उन्हें वह आवाज़ बहुत जानी पहचानी सी लग रही थी। अरे माँ, आप किस चिंता में डूबी हैं? अब सारी चिंताओं को छोड़कर बस आराम कीजिए ना आप। अब आपकी बेटी को नौकरी मिल गई है, माही ने कहा तो रंजना जी बोली, यह तो बहुत अच्छा हुआ बेटा। तुम्हारे पापा के जाने के बाद मैं जैसे तैसे सिलाई करके इस घर का खर्चा चला रही थी, लेकिन अब आंखें कमज़ोर हो जाने के कारण मैं वह काम भी नहीं कर पाती। भगवान का लाख लाख शुक्र है कि तुझे नौकरी मिल गई। अब हमारी सारी मुश्किलें दूर हो जाएंगी। लेकिन माँ, मुझे मिस्टर सुमित वर्मा के पर्सनल सेक्रेटरी की जॉब मिली है और उनका व्यवहार मुझे बहुत अजीब सा लगता है। एक नंबर का अक्कू इंसान है वह। नहीं बेटा, एक या दो मुलाकातों में हम किसी के बारे में कोई धारणा नहीं बना सकते। वहाँ काम करोगी तभी तो उन लोगों को जान पाओगी और समझ पाओगी। किसी के साथ सामंजस्य बैठाने में कुछ समय तो लगता है, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि कुछ ही समय में तू सब कुछ संभाल लेगी। तभी माही अपनी माँ की गोद में सर रखकर आराम से सो गई। लेकिन रंजना जी अभी तक मिस्टर गोपाल वर्मा के बारे में ही सोच रही थी। वह आवाज़ उन्हें जानी पहचानी सी लग रही थी। फिर बैठे बैठे अचानक ही बोल पड़ी, नहीं नहीं, यह वह गोपाल नहीं हो सकते। कहीं एक मिडिल क्लास फैमिली से संबंध रखने वाला वह गोपाल, और कहाँ वर्मा इंडस्ट्रीज के मालिक मिस्टर गोपाल। सोचते सोचते वह अपने अतीत की सुनहरी यादों में खो गई। एक समय था जब वह कॉलेज में पढ़ती थी, तो इस कॉलेज में एक मध्यम वर्ग के परिवार का एक साधारण सा युवक गोपाल भी पढ़ा करता था। दिखने में ठीक ठाक था, परंतु स्वभाव का बहुत ही शांत और मधुर। धीरे धीरे रंजना उसकी ओर आकर्षित होती गई और वह भी रंजना की खूबसूरती और सरलता पर मर मिटता था। दोनों एक दूसरे को बहुत पसंद करने लगे थे, परंतु जैसे ही रंजना के घर वालों को इस बात की भनक लगी, तो उसके पिता ने उसकी ज़िंदगी के बारे में ऐसा फैसला लिया जिसकी कभी उसे कल्पना भी नहीं थी। पूरे 10 दिन के बाद रंजना की शादी किसी और लड़के सूरज के साथ कर दी गई। वैसे तो सूरज अच्छे परिवार से संबंध रखता था, लेकिन उसमें शराब पीने और जुआ खेलने की बहुत बुरी आदत थी। जब तक रंजना जी को इस बात की खबर हुई, तब तक वह एक बेटे की मां बन चुकी थी। धीरे धीरे सूरज ने जुए में अपना सब कुछ गंवा दिया और शादी के 10 वर्ष बाद ही शराब के नशे में एक रोड एक्सीडेंट में उसकी मृत्यु हो गई। रंजना जी का सब कुछ उजड़ गया। ससुराल वालों ने भी कभी उनकी कोई मदद नहीं की, और जब मायके से उनके भाई ने पैसों से उसकी मदद करनी चाहिए, तो भाभी ने रोक दिया। रंजना जी पूरी तरह टूट चुकी थी, लेकिन फिर हिम्मत जुटाते हुए अपनी बेटी के खातिर उन्होंने स्वयं को संभाला और जैसे तैसे अपनी जिंदगी की गाड़ी फिर से पटरी पर लेकर आई। पुरानी बातें याद करते करते रंजना जी की आंखों से आंसू आ गए। शाम के समय जब माही सोकर उठी, तो माँ की अलमारी खोलकर उसमें से कपड़े देखने लगी। क्या हुआ बेटी, क्या ढूंढ रही है? रंजना जी ने पूछा। अरे माँ, मैं सोच रही थी कि कल ऑफिस का पहला दिन है, तो क्यों न साड़ी पहनकर जाऊं। यह सुनकर रंजना जी हैरानी से बोली, क्या तू साड़ी पहनेगी? साड़ी पहनना आता भी है क्या तुझे? और पहन भी ली तो संभालोगी कैसे? कहते हुए रंजना जी हंसने लगी। तो माही बोली, माँ, अब मैं कोई छोटी बच्ची नहीं रही, बड़ी हो गई हूँ, और साड़ी कैसे पहनते हैं वह आप मुझे सिखाएंगी। अच्छे बाबा, ठीक है। अगले दिन माही एक ब्लैक कलर की साड़ी पहनकर तैयार हो गई। रंजना जी बड़े ध्यान से उसे साड़ी को देखने लगी, क्योंकि यह वही साड़ी थी जो आज से 27 वर्ष पहले गोपाल ने उन्हें खरीद कर दी थी। तभी बाहर से गाड़ी का हॉर्न बजा। ऑफिस की गाड़ी माही को लेने के लिए आ चुकी थी। समय से 25 मिनट पहले ही माही ऑफिस पहुंच गई
और सुमित वर्मा की पुरानी पर्सनल सेक्रेटरी ने उसे सब कुछ काम समझाते हुए यह भी बता दिया कि मिस्टर सुमित वर्मा काम में लापरवाही बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करते। पूरे 10 बजे सुमित ने उसे अपने केबिन में बुलाया। जैसे ही माही अंदर आई, सुमित वर्मा तो उसे देखते ही रह गए। ब्लैक साड़ी पहने वो गजब की खूबसूरत लग रही थी, जिसे देखकर कोई भी आम इंसान मंत्रमुग्ध हो सकता था। वो भूल ही चुके थे कि उन्होंने माही को किसी काम से बुलाया था। थोड़ी देर के लिए एकदम सन्नाटा छा गया। तभी उस सन्नाटे को तोड़ते हुए माही बोली, आपने बुलाया सर? तभी सुमित वर्मा ठठक कर बोले, हाँ प्लीज बैठिए। मुझे उम्मीद है कि आपने सारा काम समझ लिया होगा। जी सर, माही ने कहा। तुम सुमित वर्मा बोला, अगर कुछ भी क्लियर ना हुआ कहो तो पूछ लेना, बस कोई गलती नहीं होनी चाहिए। ओके सर, कहकर माही अपने काम में मशगूल हो गई। बड़े ध्यान से सोच समझकर सारा काम करने लगी। थोड़ी देर हुई तो सप्रासी 2 कप कॉफी लेकर अंदर आया। सुमित वर्मा अपनी कॉफी कब से खत्म कर चुके थे, लेकिन माही पूरी लगन के साथ अपने काम में इस कदर जुटी हुई थी कि वह कॉफी पीना ही भूल गई। सारा काम वो बहुत ही कुशलता पूर्वक करती जा रही थी, परंतु उसके चेहरे पर घबराहट साफ साफ दिखाई दे रही थी। तभी सुमित वर्मा बोला, मैडम आपने कॉफी तो पी लीजिए, काम तो होता रहेगा और घबराने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर आपको किसी तरह की कोई तकलीफ नहीं होगी। जी सर, कहते हुए माही फिर से अपना काम करने लगी। शाम के समय जब माही ऑफिस से जाने के लिए निकली तो मिस्टर गोपाल वर्मा उसके पास आए और बोले, बेटी कैसा रहा आज का दिन? जी बहुत अच्छा, माही ने कहा। तो मिस्टर गोपाल वर्मा बोले, सुमित तो तुम्हारे काम की खूब तारीफ कर रहा था। अगर तुम्हें कोई भी तकलीफ हो तो बेझिझक मुझसे कहना। जी बिल्कुल, माही ने प्रसन्नता पूर्वक कहा। दिन यूं ही बीतने लगे और हर बीतते दिन के साथ सुमित वर्मा उससे और अधिक प्रभावित होते जा रहे थे। उसकी सादगी, शालीनता, विनम्रता और सरल स्वभाव उन्हें उसकी ओर आकर्षित कर रहा था। वे समझ चुके थे कि माही बाकी लड़कियों से बहुत अलग है। आज माही को ऑफिस में काम करते हुए पूरा 1 महीना हो चुका था। एक शाम अपना काम निपटाकर जब माही सुमित वर्मा के केबिन में फाइल लेकर पहुंची तो सुमित वर्मा ने अपने दिल की बात उससे कह दी, माही मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। जैसे ही सुमित ने यह बात कही तो माही सहम गई और बिना कोई जवाब दिए वहां से उठकर चली गई। माही की प्रतिक्रिया देखकर सुमित भी कुछ परेशानी में पड़ गया। कहीं उसने माही की भावनाओं को आहत तो नहीं कर दिया। अब उसका भी काम में मन नहीं लग रहा था। थोड़ी देर बाद वह जब ऑफिस से अपने घर गया तो उसे गुमसुम देखकर गीता जी को बहुत चिंता होने लगी। माँ के सामने तो सुमित ने बहाना बना दिया कि तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, लेकिन गोपाल वर्मा जी उसे इस तरह मायूस देखकर समझ गए थे कि बात कुछ और ही है। उधर माही भी घर पर जाकर तबीयत खराब होने का बहाना बनाकर लेट गई। रंजना जी को माही का व्यवहार कुछ अजीब सा लगने लगा तो वह कुछ बोल रही थी और जब रंजना जी खाना लेकर आई तो खाने से भी इनकार कर दिया। बहुत पूछने पर माही ने अपने माँ को सब कुछ बता दिया कि कैसे सुमित वर्मा ने उसे शादी का प्रस्ताव दिया और वह बिना कुछ बोले वहां से चली आई। तो रंजना जी ने कहा, बिल्कुल ठीक किया, शादी विवाह के मामलों में जल्दबाजी अच्छी नहीं होती। फिर कुछ सोचने के बाद माही बोली, लेकिन माँ मुझे लगता है कि वह दिल के बुरे नहीं हैं। इतनी बड़ी इंडस्ट्री के इकलौते मालिक हैं, उन्हें तो कोई भी अच्छी लड़की मिल सकती थी, लेकिन उन्होंने मुझे ही चुना क्योंकि वह इंसान के स्टेटस से नहीं बल्कि उसके गुणों से परखते हैं। ठीक है बेटा, लेकिन सोच समझ कर ही फैसला करना। रंजना जी इतना कहकर रसोई घर में चाय बनाने चली गई।
काफ़ी देर सोचने विचारने के बाद माही एक फैसले पर पहुंच गई और उसने अपना फ़ोन उठाकर सुमित वर्मा के नंबर पर एक मैसेज भेजा जिसमें लिखा था, मैं भी आपको पसंद करने लगी हूँ। मेरा जवाब हाँ है। संयोग से उसी समय सुमित का मोबाइल गोपाल वर्मा के पास रखा था। जैसे ही उन्होंने माही का यह मैसेज पढ़ा, उन्हें समझते देर ना लगी कि यह मामला प्यार का है। उन्होंने तुरंत माही को फ़ोन लगाया और कहा, माही बेटा, मैं थोड़ी ही देर में तुम्हारे घर आ रहा हूँ। मुझे तुम्हारी माँ से मिलना है। इतना कहकर उन्होंने फ़ोन रख दिया। जब माही ने अपनी माँ से यह बात कही तो वो जल्दी से घर की हालत ठीक करने में जुट गई। तब तक माही भी चाय के साथ परोसने के लिए स्नैक्स बनाने की तैयारी कर चुकी थी। करीब आधे घंटे के बाद दरवाजे की बेल बजी। माही ने दरवाज़ा खोला तो सामने गोपाल वर्मा जी खड़े थे। उसने झुककर उनके पांव छुए तो मिस्टर वर्मा ने उन्हें आशीर्वाद दिया और फिर अपनी माँ से मिलवाते हुए माही बोली, सर यह मेरी माँ है। जी नमस्ते कहते हुए जैसे ही रंजना जी ने उन्हें गौर से देखा तो वह हैरान रह गई और उधर गोपाल वर्मा जी का रंजना जी से जिस तरह सामना हुआ, उनकी तो आंखें फटी की फटी ही रह गई। एकाएक यतीत के दृश्य उनके सामने घूमने लगे जब रंजना के पिताजी ने उन्हें सरेआम धुतकारते हुए कहा था कि मैं अपनी बेटी का हाथ ऐसे लड़के के हाथ में बिल्कुल नहीं दूंगा जो उसके काबिल न हो। पैरों की धूल को कोई अपने माथे पर कैसे सजा सकता है। गोपाल जी को इस तरह चुपचाप बैठे देख रंजना जी बोली, आप क्या सोच रहे हैं? तभी गोपाल वर्मा जी बोले, रंजना जी, हमारे बच्चे एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। अब उनकी खुशी केवल आपके हाथों में है। मैं नहीं चाहता कि जो बरसे पहले हमारे साथ हुआ था वह अब दोहराया जाए। जी मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ। इसलिए मुझे लगता है कि जल्द से जल्द बच्चों को विवाह के अटूट बंधन में बांध दिया जाए। मैं नहीं चाहती कि मेरे परिवार वाले इस रिश्ते के विरोध में खड़े हो जाएं। इसलिए शादी के बाद ही उन्हें इस बारे में खबर करना बेहतर होगा। उसी समय माही भी चाय के साथ स्नैक्स और मिठाई लेकर आ गई तो गोपाल जी उसका मुंह मीठा करते हुए बोले, बेटा अब जल्दी से तुम हमारे घर आ जाओ। फिर हम बाप बेटी एक साथ बैठकर बिजनेस मीटिंग्स करेंगे। यह बात सुनकर माही के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। करीब 3 दिन बाद माही और सुमित की शादी बड़े ही सरल तरीके से करवा दी गई। आज रंजना जी के लिए एक एक पल बहुत भारी हो रहा था। एक बेटी ही तो थी उनका सहारा, जिसके साथ वह अपना सुख दुख बांट सकती थी। आज वह भी अपने घर चली जाएगी। यह सोचकर ही उनका हृदय अंदर से कांपने लगा था। अपना ख्याल रखना माँ, विदाई के समय नम आंखें लिए माही ने कहा तो रंजना जी अपने आंसुओं को बहने से रोक ना सकी। लेकिन उन्हें इस बात की तसल्ली थी कि उनकी बेटी बहुत अच्छे घर में जा रही है, जहां उसे भरपूर प्यार और सम्मान मिलेगा। सुनियोजित तरीके से शादी संपन्न हो जाने के बाद रंजना जी ने अपने परिवार के लोगों को यह सूचना दे दी और यह भी बता दिया कि 2 दिन बाद रिसेप्शन की पार्टी है। लेकिन रिसेप्शन के दिन वह यह देखकर हैरान थी कि पैसा लोगों के विचारों को किस कदर प्रभावित करता है, क्योंकि उनके जो मायके वाले आज से 27 वर्ष पहले उनकी शादी के सख्त खिलाफ थे, आज माही और सुमित के जोड़ी को देखकर तारीफों के पुल बांध रहे थे और माही के भाग्य की सराहना कर रहे थे। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं।